हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी फरवरी मंथ की चल रही है। तो इकॉनमी की काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, 3 टॉपिक बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएलआई स्कीम देखेंगे, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल आया है उसके बारे में देखेंगे, एंड रोड सेफ्टी के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि पीएलआई स्कीम्स जो है वो किसके किसके लिए अप्लाई होगा। तो टेलीकॉम सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड आईटी हार्डवेयर सेक्टर्स में। तो डिटेल देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। ड्यूरेशन कब से कब तक है। पीएलआई स्कीम आप टेलीकॉम के बारे में यहाँ देखेंगे, ये फार्मास्यूटिकल है और ये आईटी हार्डवेयर है। तो पहले हम लोग टेलीकॉम सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ड्यूरेशन है ये 5 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट अब हमारे कंट्री में ही ये जो है मैन्युफैक्चर होगा। इससे क्या होंगे, जॉब क्रिएट होगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो इंपोर्ट है वो कम हो पाएगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम हो पाएगी। और इससे क्या होगा, हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मेनली आप देखो ये सारे टेलीकॉम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एमएसएमई ही सेक्टर्स होते हैं। तो एमएसएमई में अब यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारा लोकल चीज़ जो है वो प्रमोट हो पाएगा। बहुत ही बेहतरीन। कैटेगराइज, कवर और इंसेंटिव्स देखते हैं। तो क्या क्या सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, 4G 5G से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे आपकी इक्विपमेंट है, और कस्टमर प्रीमिस इक्विटिव है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जो भी डिवाइस है, और अदर वायरलेस इक्विपमेंट, और आपका इंटरप्राइज इक्विपमेंट जैसे स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये सारी चीज़ें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब एक गैजेट को दूसरे गैजेट से आप कनेक्ट कर लेते हो, इट मीन्स की कम्युनिकेशंस बिटवीन 2 गैजेट्स, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आज के डेट में आप देखो कि अपने मोबाइल से ही आप जो है टीवी को ऑपरेट कर पा रहे हो। इंटरनेट जो है वो आप अपने रिमोट की ज़रूरत नहीं है, अब अपने मोबाइल को ही रिमोट बना रहे हो और टीवी को आप अपना जो है इंटरनेट कनेक्ट करके आराम से चला रहे हो। या फिर मोबाइल से ही आप जो है कंट्रोल कर रहे हो, किसको, फ़ैन को कंट्रोल कर रहे हो, एसी को कंट्रोल कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल कर रहे हो। सो अब इस तरीके के साथ हो गया है कि मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। इंसेंटिव्स क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे ना उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा अप टू 20 टाइम्स, यानी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जितना भी वो करेंगे, मान लीजिए कि 1 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 20 टाइम्स यानी कि 20 करोड़ तक जो है उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है अगर उनकी यूटिलिटीज़ अच्छी होगी तो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग यहाँ पे थ्रेशोल्ड देखें तो एमएसएमई के लिए कितना इन्वेस्ट करना है, तो मिनिमम है एमएसएमई के लिए आप देखो कि 10 करोड़ है, और कोई और है यहाँ पे सेक्टर्स तो उसमें 100 करोड़ है। इंसेंटिव्स अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो रेंज है 4% से 7%। तो वो भी आपका डिफरेंट ईयर्स के लिए है और डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए है। करंट स्टेटस क्या है और ये क्यों ज़रूरत पड़ा हमें इस इंडस्ट्री के लिए। तो इंडिया आप देखो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, तो सबसे बड़ी बात यही है। और टेलीकॉम जो है ये सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर है सरकार के लिए। इनकम टैक्स के बाद आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो सरकार के पास पैसे आती है वो टेलीकॉम सेक्टर से आती है। और आज के डेट में जो हमारा न्यू डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 का, इसका एम है कि हम लोग को $100 100 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे हम लोग को अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, और 4 मिलियन जॉब भी हम लोग को जनरेट करना है। और कब तक, तो 2022 तक इसी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में। तो जो एम है हमारा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, तो उसमें ये बहुत हद तक जो है काम आएगा। साथ ही अगर देखें कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, कितने लोगों को बेनिफिट होगा इससे, तो आप ये देखो कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे 2.4 लाख करोड़ तक का होगा। एक्सपोर्ट हमारा 2 लाख करोड़ तक का बढ़ेगा आगे आने वाले 5 सालों तक। और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, यानी कि 3000 करोड़ से ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगे। 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगी। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, वो यहाँ पे जनरेट होगा। और टैक्स रेवेन्यू यानी कि 17,000 करोड़ तक का टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा। एमएसएमई को सपोर्ट हो पाएगा कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे टेलीकॉम सेक्टर्स में। तो एक्सपेक्टेड अगर बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारा है टेलीकॉम सेक्टर में। फाइन। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स देखते हैं, यानी कि दवा बनाने वाली जो यहाँ पे कारखाना है इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल। ड्यूरेशन क्या है, अगेन यहाँ पे आप देखो कि 2029 तक है। ये टेलीकॉम की ड्यूरेशन तो 5 ईयर्स से ही तक थी, इट मीन्स कि ये 2020 में आपका दिया गया है, तो ये आपका जो है 2025 या 26 तक चलेगा। तो फार्मास्यूटिकल तो ये आपका बहुत लॉन्ग रन के लिए है, 2029 तक ये चलेगा। 15,000 करोड़ यहाँ पे रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे बढ़ानी है, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है हम लोग इन्वेस्टमेंट करके और प्रोडक्शन को बढ़ा के ही कर सकते हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे देखो कि ऐसे भी हम लोग जो जेनरिक मेडिसिन है उसके हब है, लेकिन और भी तरीके के मेडिसिन और भी तरीके का जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे।
कैटेगरीज क्या क्या कवर किया जा रहा है, तो इसमें जो इंसेंटिव्स है वो 3 यहाँ पे आप देखो कि नेट इंक्रीमेंटल सेल्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया। कैटेगरी 1 में यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिकल्स है जिसमें जेनरिक ड्रग्स वगैरह सब बनते हैं। कैटेगरी 2 है जिसमें कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। ये देखिए ये वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जो कि हम लोग 80% तक इम्पोर्ट करते हैं चाइना से। अब ये है क्या, देखिए कोई भी ड्रग, आप लोग पैरासीटामोल आज के डेट में तो सबको इससे अवेयर है, या फिर डोलो 650, कौन इसको नहीं जानता है? डोलो 650 सबको ही जानते होंगे, है कि नहीं? आप लोग अपने पास लेकर भी रखिए, अगर आप लोग को हाई फीवर आती है, कोरोना पॉजिटिव होते हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ और भी मेडिसिन लिस्ट है, बट अब मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, ये आप लोग को पता होगा। आइए यहाँ पे डोलो 650 जो आप लोग खा रहे हो, इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है इस मेडिसिन को बनाने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है सबसे बुरी बात ये है कि भारत ये डोलो 650 तो बना लेता है और बहुत लार्ज नंबर पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होता है, रॉ मटेरियल जिसे आप कह सकते हो, वो हम लोग चाइना से लाते हैं। चाइना अगर हमें ये देना बंद कर दे तो हम लोग जो है ना जेनरिक मेडिसिन के जो हब कहे जाते हैं ना, वो भी नहीं कहे जाएंगे। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो हमें जो है यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे भी यहाँ पे बढ़ावा देना है कि अब हम लोग अपने यहाँ बनाएंगे, दोनों चीज़ें बनाएंगे हम लोग, अपने इंग्रेडिएंट्स भी अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करेंगे और जेनरिक मेडिसिन भी। कैटेगरी 3 क्या है कि यहाँ पे रीपर्पज़ करना है ड्रग्स को, ऑटो इम्यून ड्रग्स को, ठीक है। ये तीनों बात रही, 3 कैटेगरी रही। इंसेंटिव्स क्या है कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है, यानी कि 10% इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसी के ऊपर यहाँ पे 10% जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर आपका इंसेंटिव्स दिया जाएगा। साथ ही थर्ड कैटेगरी में क्या है कि 5% इंक्रीमेंटल सेल्स होंगे। तो ये इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। करेंट स्टेटस क्या है, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप देखो कि पूरे वर्ल्ड में वॉल्यूम से 3rd लार्जेस्ट हम लोग आते हैं, और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो 3.5% जो है ड्रग्स और मेडिसिन जो है हम लोग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बेचते इन द सेंस कि हम लोग देते हैं। और सिंस आप देखो कि इंडिया में डोमेस्टिक हाई वैल्यू प्रोडक्शन की कमी है, हमारे यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट की कमी है, डोमेस्टिक जो डिमांड है वो हमारा पूरा होता है कैसे, इंपोर्ट करके। तो ये बहुत बुरी बात है। तो हमें इंपोर्ट कम करना है, अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोडक्शन करना है, और अपने कंट्री की जो डिमांड है उसकी तो मीट करनी ही है, साथ ही ऑल ओवर द वर्ल्ड को भी हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट देखें तो देखिए 20,000 डायरेक्ट और 80,000 इनडायरेक्ट जॉब यहाँ से निकल कर आएंगे। जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है ना, वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो आज की डेट में आप देखो कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए ये सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ये बहुत अच्छे हैं। इनोवेशन और सेल्फ रिलायंट जो है हमारे यहाँ प्रमोट होगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जो है इस सेक्टर्स में बहुत हद तक आएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब एक और सेक्टर है उसे भी देख लेते हैं कि आईटी हार्डवेयर जो है, इसके तहत आप लोग देखो कि यहाँ पे दिया गया है। हार्डवेयर कहने का मतलब है कि जैसे आज के डेट में आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, तो इसके लिए चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, और भी बहुत सारे रैम, ये सारे होते हैं इक्विपमेंट, मदरबोर्ड, ये सब जो है बनाया जाएगा। तो 4 साल का इसका टारगेट रखा गया है, 2024 तक रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाना है। कैटेगरी क्या क्या है यहाँ पे, तो स्कीम में अगर हम लोग देखें तो इंसेंटिव बेस्ड यहाँ पे कैटेगरी दिया जाएगा, जितना प्रोडक्शन होगा उसी में इंसेंटिव बेस्ड दिया जाएगा। लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर्स, ये सारी चीज़ें अब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे। इंसेंटिव्स का यहाँ पे क्या सीन है, तो 1 से 4% कैश इंसेंटिव्स दिया जाएगा, ठीक है, बेहतरीन है। करंट स्टेटस देख लेते हैं। हमारे यहाँ 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, जिसमें कि ये बताया गया कि इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया है ग्लोबल हब है, लेकिन आज की डेट में जो हमारी लैपटॉप और टैबलेट डिमांड है इंडिया में, वो हम लोग इंपोर्ट करके ही मीट करते हैं। जो भी आप लोग कंपनी की आज की डेट में जो टैबलेट और ये सब जो लैपी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका इंपोर्टेड ही होगा। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है, लेकिन ये इंपोर्टेड नहीं होना चाहिए, हमें अपने कंट्री में ही इसको मैन्युफैक्चर करना है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, अब यहाँ पे भी आप देखिए कि 5 मेजर ग्लोबल प्लेयर है, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। 10 डोमेस्टिक जो चैम्पियन है हार्डवेयर के फील्ड में, उनको यहाँ पे होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगेन आप देख सकते हो कि 1,80,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे। डोमेस्टिक वैल्यू जो एडिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में डिटेल जानना है, तो आप नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है सरकार यहाँ पे PLI स्कीम लेकर आई है, और 10 सेक्टर्स में आपको देखोगे कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जस्ट बिकॉज क्योंकि
PLI कहने का मतलब है कि अगर इस सेक्टर्स में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में अगर प्रोडक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंसेंटिव सरकार देगी, यानी कि सरकार हेल्प करेगी, पैसे के थ्रू हेल्प करेगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम लोग यहाँ पे पीछे से है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो यही चीज़ें है कि जो जो सेक्टर हमारे यहाँ पे सुस्त पड़ी हुई है, अब सरकार उसको जो है तंदुरुस्त करेगी। ठीक है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल लाई गई है। देखिए ये बिल है, तो बिल से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिल लाया क्यों गया और क्या क्या मेजर बातें की जा रही है। जब ये आपका एक्ट बन जाएगा तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये बिल से पहले जो है यहाँ पे 1963 का जो ये कानून है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं फोकस करूँगी। ठीक है। जब ये बिल बन जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे ही। अभी देखिए पार्लियामेंट में ये पास हो गया है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की ज़रूरत है। ठीक है, जब होगी तो देख लेंगे। इस बिल में क्या है कि पहले का जो बिल है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। कहाँ कहाँ ये बिल जो है आपका अप्लाई होगा, ये कानून। मेजर पोर्ट जितने भी हैं हमारे यहाँ 13 मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई, कोचिन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मरमुगांव, पारादीप और ये चिदम्बरम, टुटिकोरिन, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो है मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट तो बहुत है, छोटे छोटे पोर्ट। मेजर पोर्ट आपको जो है 13 देखने को मिलेगा। तो उसको यहाँ पे सही तरीके से मेंटेन करने के लिए ये कानून है। तो सबसे पहले आप देखो कि पहले के कानून में क्या था और नया क्या लाया जा रहा है। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड की अगर बात करें तो पुरानी जो कानून है 1963 की, सारे जो मेजर पोर्ट हैं वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें कि मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होकर आते हैं। अब क्या है कि बोर्ड ऑफ जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी है वो हर एक पोर्ट में आपका बनाया जाएगा, और ये बोर्ड जो है पहले की जो पोर्ट ट्रस्ट थी उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है, बोर्ड में कौन कौन होते थे, तो पहले था कि चेयरमैन है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे, एक या एक से ज़्यादा डिप्टी चेयरमैन होते थे, और कुछ नंबर ऑफ पर्सन होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करते थे। ठीक है। अब क्या है कि बोर्ड में जो है चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, दोनों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन रिकमेंडेशन दिया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। सो ये यहाँ पे न्यू है, तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। कुछ और भी मेंबर होंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए कि मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से, रेलवे मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, कस्टम डिपार्टमेंट से होंगे। बोर्ड में अगर आप लोग देखो तो 2 से 4 जो है इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, और 2 मेंबर जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। बेहतर है। पावर ऑफ द बोर्ड अगर देखें तो पहले के कानून में क्या था कि पावर था कि वो लोन रेज कर सकते हैं, पावर था कि वो यहाँ पे रेगुलेशन बना सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, पावर था कि वो यहाँ पे काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अप्लाइंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, पावर था कि वो यहाँ पे बाथिंग जो घाट वगैरह है और लैंडिंग प्लेसेस है वो यहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे पावर था बोर्ड का कि वो सी गोइंग जो वेजल्स है उसको भी ऑर्डर दे सकते हैं डॉक्स और वार्वर्स को यूज़ करने के लिए। लेकिन अब क्या पावर है बोर्ड का, ये देखते हैं। इस बिल में अलाउ किया गया है कि बोर्ड के पास जो है पावर होना चाहिए कि वो अपने प्रॉपर्टी को यूज़ करे, एसेट को यूज़ करे, फंड को यूज़ करे, जिससे कि मेजर पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो और बेटर तरीके से हो सके। साथ ही आप देखो कि इस बोर्ड में जो है रूल्स भी बना सकते हैं कि पोर्ट में एसेट की अवेबिलिटी कितनी है, कि इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ सर्विसेज क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करें। नए पोर्ट बनाना है तो नए पोर्ट भी इस बोर्ड के द्वारा बनाए जा सकते हैं। कुछ रिमीशन और एग्जेम्पशन भी रखा गया है कि किसी भी चार्ज को, मतलब कि सामान के ऊपर जो चार्ज को पेमेंट करना है तो उसको कुछ छूट भी रखा गया है। ठीक है। फिक्सिंग ऑफ रेट पहले क्या था, करेंटली आप देखोगे तो टैरिफ अथॉरिटी जो मेजर पोर्ट के हैं वो यहाँ पे 1963 कानून के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो रेट है यानी कि एसेट का और सर्विसेज का जो भी पोर्ट में अवेलेबल है तो उसका यहाँ पे इस कानून के तहत फिक्स किया जाता था। अब क्या किया जाएगा कि बोर्ड और जो कमेटी है जो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे वो यहाँ पे बताएंगे कि जो पोर्ट में जितनी भी सर्विस अवेलेबल है और जो एसेट है उसका क्या रेट होने वाला है। ठीक है। तो बोर्ड के अंदर ये पावर आ गया। फिनेंशियल पावर अगर हम लोग बोर्ड का देखें तो बोर्ड जो है यहाँ पे प्रायर सैंक्शन ये लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन रेज करने के लिए, बट अब क्या है कि बोर्ड यहाँ पे लोन रेज कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी इंडिया के तहत है। ठीक है। और कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया के बाहर भी है। तो बेहतरीन बात है, अब बोर्ड को ज़्यादा पावर दिया गया है। अगेन ये दिख रहा है। एडजुडिकेटरी अगर बोर्ड की बात करें तो इस कानून के तहत जो पहले का था तो मेजर बोर्ड जो है वो यहाँ पे बना सकते थे, उनका रोल था। बट अब यहाँ पे जो एडजुडिकेटरी जो बोर्ड है वो यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ पे जो रिजॉल्व करना है उसके लिए, यानी कि जो भी आपका रिजॉल्व करके जो बातें बतानी है कि किस तरीके से काम करना है, वो बोर्ड यहाँ पे अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। पेनल्टीज़ क्या है, तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे पेनल्टीज़ था पहले के कानून में, बट अगर कोई पर्सन यहाँ पे कोई भी तरीके के प्रोविज़न को, कोई भी रूल को, कोई भी रेगुलेशन को अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावीन करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा 1 लाख रुपीज़ तक।
पीपीपी प्रोजेक्ट क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले तो कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं था, अब यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जो है पोर्ट को डेवलप करने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड किया गया है कि बोर्ड जो है वो इस फंड को यूज़ कर सकते हैं सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यानी कि आप मान लो कि जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट अगर काम करना है तो ये भी काम जो है बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। सीएसआर के फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इसका कोई प्रोविज़न नहीं था। तो 2 न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया है, पीपीपी प्रोजेक्ट एंड सीएसआर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस बिल से क्या होगा? इस बिल से यही होगा कि जो सेंट्रल पोर्ट है अब इसमें बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइज हो पाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम करेंगे। बोर्ड बनाया गया है, कमिटीज़ होंगे, वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे और इससे जो फास्टर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेहतर काम हो पाएंगे। मेजर पोर्ट देख लीजिए एक बार इंडिया में कहाँ कहाँ है। गुजरात में है कांडला, मुंबई में है 2 है, जवाहरलाल नेहरू और मुंबई, और गोवा का है मर्मुगांव, और यहाँ आपका कर्नाटक का है न्यू मैंगलोर, केरल में है कोची, तमिलनाडु में तूतुकुड़ी, चेन्नई और इन्नौर। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है मेजर पोर्ट। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, पैराद्वीप है ये आपका, और साथ ही कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ठीक है। तो इतने यहाँ पे मेजर पोर्ट है जिसके लिए यहाँ पे कानून लाया जा रहा है। तो अब इसके बारे में एक बार समझ लीजिए कि लैंडलॉर्ड जो पोर्ट मॉडल लाया जा रहा है ये है क्या। देखिए इस मॉडल में क्या है कि जो पब्लिकली गवर्नड पोर्ट है, जितना भी यहाँ पे आप लोग देखते हो कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ये मेजर पोर्ट जो है, तो ये सारे पोर्ट जो है रेगुलेटरी बॉडी जैसा काम कर रहे हैं या फिर ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या होता है? ज़मीन का जो यहाँ पे आपका जो लॉर्ड होते हैं, लैंड लॉर्ड, ठीक है। तो वही आप देखो कि ये जो पोर्ट है इसको माना जाएगा कि पब्लिकली गवर्न जो पोर्ट है उसकी अथॉरिटी यहाँ पे लैंड लॉर्ड होंगे, और जो प्राइवेटली जो कंपनी है ना वो अपना खुद का ऑपरेशन चलाते हैं। जो प्राइवेट पोर्ट होते हैं और उसके में जो प्राइवेट कंपनीज आपको देखने को मिलेगा वो अपना खुद का यहाँ पे ऑपरेशन चलाते हैं। जो पोर्ट अथॉरिटी है वो अपने पोर्ट की ओनरशिप खुद ही मेंटेन करेंगे, और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो प्राइवेट फर्म्स को लीज में दे देंगे कि वो इसको यहाँ पे मेंटेन करे, यानी कि खुद का एक सुपर स्ट्रक्चर बनाए, खुद की इक्विपमेंट को इंस्टॉल करें। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइवेट कंपनी जो है वो आएंगे, अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा कोई न्यू पोर्ट बनाना है तो प्राइवेट कंपनी आएंगे अपना सामान लेकर, वो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और उसके बाद जो है अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपना इक्विपमेंट यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होंगे ना वो ये ज़मीन इसको लीज़ पे दे देंगे, ठीक है। अब लीज़ पे दे दी है और उसके बाद जब ये ऑपरेट होगा तो उससे जो पैसा आएगा तो फिर उससे पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि ज़मीन को यहाँ पे लीज़ पे दे दिया जा रहा है कि लीजिए आप यहाँ पे अपना जो है पोर्ट डेवलप कीजिए, प्राइवेट कंपनी को ये चीज़ कहा जा रहा है, और इसलिए यहाँ पे जो है लैंड लॉर्ड इनको कहा जा रहा है, ठीक है। लैंड लॉर्ड पोर्ट क्या है ना कि यहाँ पे एक्चुअली आपको प्राइवेट एंटिटी से रेवेन्यू का शेयर देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से खर्च यहाँ पे सरकार नहीं करेगी, अब प्राइवेट कंपनी आएगी, वो थोड़ा काम करेंगे, वो पैसे लेकर आएंगे, पंक्चुअलिटी लेकर आएंगे, और इनोवेशन, डिज़ाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट सब लेकर आएंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन हाँ, रेवेन्यू का शेयरिंग हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ को भी इंक्लूड किया जा रहा है। फाइन। आइए रोड सेफ्टी के बारे में देखते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप देखो कि हर साल जो है हमारे भारत में रोड एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कॉजेज़ क्या है कि रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखो व्हीकल की कंजेशन बहुत ज़्यादा जो है आपको आज की डेट में आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको ये फील भी होता होगा कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर बहुत ज़्यादा हो गए हैं रोड पे। इतना जो है 2 साल पहले भी नहीं थे। तो इतना ज़्यादा अगर लोग गाड़ी लेके रोड पे उतरेंगे, इवन लड़कियाँ, औरतें सब निकलेंगे, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं जो है ये जो है टकराएंगे ही, कहीं ना कहीं इस तरीके का एक्सीडेंट होगा ही। साथ ही आप देखो कानून की तो कोई भी इन्फोर्समेंट होती नहीं है, जिसको जो भी है, जो कहीं से भी चल रहे हैं, बस अच्छी जगह पे जो है आपको पुलिस ट्रैफिक देखने को मिलेगा, सिग्नल देखने को मिलेगा, बाकी जगह सिग्नल भी नहीं है, स्ट्रिक्ट कानून भी फॉलो नहीं होता है। और ड्रंक एंड ड्रिवन से जो है यानी कि पी के चलाते हैं, उससे भी आप देखो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। पुअर सिटी प्लानिंग है, बहुत सारे रोड्स में आपको ट्रैफिक भी नहीं देखने को मिलेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही देखिए जो पेडेस्ट्रल चलने वाले हैं, जो चलने वाले लोग हैं, वो भी कभी कभी उनकी गलती नहीं होती है, बट रोड एक्सीडेंट, ये गाड़ियों से जो एक्सीडेंट होती है उनसे उनकी जान चले जाती है। तो हमारे यहाँ जो है सड़क, एक ही सड़क है, उसमें आप 2 व्हीलर लेके जाओ, 4 व्हीलर लेके जाओ, 3 व्हीलर लेके जाओ, आप पैदल भी चलो, सब काम आपको एक ही सड़क पे करना है। इसलिए इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि मिसमैनेजमेंट है हमारे यहाँ। रोड इंजीनियरिंग अच्छी नहीं है, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है, पुअर डिज़ाइन क्वालिटी है, पुअर विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा चांसेस रहता है एक्सीडेंट का। साथ ही हाईवे वगैरह में आप देखो तो लाइटिंग अच्छी नहीं होती है, नेसेसरी रोड साइन अच्छा नहीं होता है, रोड में जो आपका साइन होता है वो भी अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जाता है।
साथ ही हमें ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। तो फेडरल सेटअप होना चाहिए जिससे कि हम लोग जो रोड एक्सीडेंट की डेटा है उसको मोबिलाइज कर सके। डब्ल्यूएचओ के द्वारा इवन रिकमेंड किया गया है कि कंट्रीज़ जिसमें नेशनल अर्बन मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है, अगर अर्बन एरिया है तो उसमें 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। बट कुछ राज्यों में आप देखो जैसे यूपी है, उसमें आपका ब्रैकेट लगा दिया गया कि 40 किलोमीटर पर आवर लिमिट है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में तो 65 किलोमीटर पर आवर तक आप जा सकते हैं। तो ये आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा कि कुछ राज्य जो है अपने यहाँ कम लिमिट रखे, कुछ राज्य अपने यहाँ ज़्यादा लिमिट रखे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सल जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा गया उसको नहीं मानते हैं। कुछ और भी रीज़न है, जैसे कि आप देखो कि हेलमेट नहीं पहनते लोग, और ट्रिपल राइडिंग करते हैं, और साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग तेज़ चलाते हैं, और इवन बच्चे भी, अंडर एज बच्चे भी चलाते हैं। वो तो यहाँ पे रीज़न दिया ही नहीं है। वो तो सबसे बड़ी रीज़न है कि आप सोचो कि 18 ईयर्स में आपको लाइसेंस मिलती है, उससे पहले वाले बच्चे जो है गाड़ी लेके चले आते हैं रोड पे। वो उनको कितना ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने आप पे, कितना ज़्यादा वो मैनेज करने का उनकी शक्ति होती है, लेकिन फिर भी वो लोग आप देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। स्टेप्स क्या लिया गया है जिससे कि हमारे यहाँ जो रोड सेफ्टी उसको इम्प्रूव कर सके। तो 2010 में हमारे यहाँ कानून था नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस के लिए कि आप प्लीज़ हेलमेट पहनिए कम से कम। अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट आपका हो भी जाएगा ना, तो अगर हेड पे चोट नहीं लगेगा, आपके ब्रेन में चोट नहीं लगेगी, तो आपकी जान नहीं जाएगी। ठीक है। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल बनाया गया है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि डिसीजन लेते हैं रोड सेफ्टी के मैटर में। इंडिया के द्वारा ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन किसके ऊपर है। तो रोड सेफ्टी के ऊपर है, जिसमें कि ये कमिट किया गया है कि कंट्रीज़ जो है रोड एक्सीडेंट को कम करेंगे। भारतमाला परियोजना है जिसमें कि ऑफर है ये, और यहाँ पे आप देखो कि फ्रेट और जो पैसेंजर मूवमेंट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको पूरा किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी कि जो सामान मालगाड़ी है उसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि उस जगह से सिर्फ इसी मालगाड़ी को जाना है और कोई दूसरी ट्रेन वगैरह नहीं जाएगी। तो इंडियन रेलवे के द्वारा ये आपका जो है इस तरीके से पूरे कंट्री को जोड़ा जा रहा है, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, साउथ टू ईस्ट एंड ईस्ट टू नॉर्थ। तो इस तरीके से पूरा जो है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आ चुका है, इसको आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपका रखा गया है कि कंपेंसेशन दिया जाएगा जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स है, तो उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। साथ ही आप देखो कि अगर आप देखते हो कि हाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप डरिए मत, उस इंसान को एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। क्योंकि किसी भी इंसान की अगर एक्सीडेंट होती है ना, तो 1 घंटा कहा जाता है कि वो गोल्डन आवर होता है। उस 1 घंटे में क्या होता है ना कि काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है और लोगों की जान चले जाती है। तो उस 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपसे कोई भी पूछताछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आप किसी की जान बचा दोगे। कंपलसरी इंश्योरेंस है, यानी कि आप देखो कि इंश्योरेंस देने की बात की गई है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर। साथ ही नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भी बनाया जाएगा जो कि सरकार को यहाँ पे एडवाइस करेंगे रोड डिज़ाइन के लिए। गुड समरिटन्स है, यानी कि यही है कि अगर आप किसी भी इंसान की अगर एक्सीडेंट होती है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हो तो ये आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी, साथ ही आपको जो है पुलिस काउंटर भी नहीं करेगी। ऑफेंसेस और पेनाल्टी भी है, यहाँ पे पेनाल्टी रखा गया है, जैसे कि मैक्सिमम पेनाल्टी अगर अगर आप अल्कोहल पीकर चला रहे हो तो 2000 से 10,000 तक का भी है। रिकॉल ऑफ व्हीकल है, यानी कि इस कानून के थ्रू ये भी अलाउ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रिकॉल भी कर सकते हैं, यानी कि जो मोटर व्हीकल अगर डिफेक्ट पाया गया है व्हीकल में, कोई भी तरीके का डैमेज अगर वो इन्वायरमेंट को देते हैं, ड्राइवर को देते हैं या फिर रोड यूज़र्स को देते हैं, तो उनको हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये तो मोटर व्हीकल एक्ट था हमारे यहाँ। अब सजेशन क्या दिया गया है कि कैसे हम लोग जो है रोड सेफ्टी को इन्हांस कर सकते हैं। तो नेशनल रोड सेफ्टी प्लान है जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि हमें अलग से एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना चाहिए। जो ट्रैफिक वायलेशन करेगी उसके लिए पेनाल्टी हो। नेशनल हाईवे रोड सेफ्टी पॉलिसी पुलिस होनी चाहिए कि आपका जो स्टेट हाईवे है उसमें लाइटनिंग हो और पुलिस वगैरह हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट कर सके, मॉनिटर कर सके और हाईवेज़ को सही तरीके से जो है मैनेज कर सके। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है हाईवेज़ में, इसलिए हाईवेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एस सुंदर कमेटी 2007 की है, जिनके द्वारा रोड सेफ्टी के ऊपर रिकमेंडेशन दिया गया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करनी चाहिए, यानी कि रोड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो कि कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे यहाँ पे जो है रेक्टिफिकेशन करनी है, यानी कि जो एक्सीडेंट हॉट स्पॉट है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होती है उस जगह पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेफ सिस्टम अप्रोच होना चाहिए, जैसे WHO के द्वारा कहा गया है, लोगों को अवेयरनेस हो और व्हीकल टेक्नोलॉजी को हमें मॉडर्नाइज करना है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपके जो है सजेशन दिए गए जो कि यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि 4.5 लाख जो रोड क्रैशेस है वो हर साल होते हैं और इसमें से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। इंडिया वर्ल्ड में टॉप में है, यानी कि हमारे यहाँ रोड
जो डेथ होता है, रोड एक्सीडेंट से जो डेथ होते हैं, हम लोग पूरे देश में सबसे आगे हैं। इंडिया में आप देखो 1% जो वर्ल्ड की व्हीकल है, बट यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट होता है वो 11% तक होता है। अगर हम लोग ग्लोबल डेथ देखें तो ग्लोबल डेथ 1.35 मिलियन पीपल की है, और रोड ट्रैफिक इंजर्स जो है वो यहाँ पे 8 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है, यानी कि 8वें नंबर पे आता है जिससे कि लोगों की जान जाती है। वल्नरेबल रोड यूज़र्स अगर हम लोग देखें तो गरीब लोग हैं, स्पेशली जो मेल रोड यूज़र्स हैं जो वर्किंग एज के होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे देखने को मिलता है कि इंजरी होती है। जेंडर स्पेसिफिक अगर इम्पैक्ट देखें तो वेमेन जो फैमिलीज जो विक्टिम्स में उनमें एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। मान लीजिए घर में जिसकी एक्सीडेंट हो जाती है तो वीमेंस को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनका एक्स्ट्रा टेक केयर करना पड़ता है। 50% जो विमेन है वो सिवियरली अफेक्ट होती है इस तरीके के हाउस होल्ड इनकम से, यानी कि अगर मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट में एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो अगर हस्बैंड की जान चली जाती है तो विमेन के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो इस चीज़ को कैसे संभालें। इकोनॉमिक कॉस्ट देखो तो इससे हमारा जो क्रैश होता है वो हमारा 3.14% जो है जीडीपी का लॉस होता है इस तरीके से अगर एक रोड एक्सीडेंट में डेथ होते तो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा बताया गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है रोड क्रैशेस का वो 0.77% है जीडीपी का, और जो लोग यहाँ पे मारे जाते हैं वो 18 से 45 ईयर्स के हैं, और 76% लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग एज के ही लोग हैं जो कि रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन हो जाता है, और पूरी तरीके से कोई फैमिली को जो है ना गरीबी की कगार में ढकेल दिया जाता है। हर एक रोड एक्सीडेंट डेथ जो है वो यहाँ पे आप देखो कि 7 मंथ हाउस होल्ड इनकम जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि अगर आप लोग देखो किसी की मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट से तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैमिली के अगर कोई और इनकम सोर्सेज नहीं है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो ये सारी इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी बात है कि ये आपको अपने आप में भी आपको ये चीज़ें ज़रूर ढालनी चाहिए कि जब भी आप 2 व्हीलर चलाओ तो अच्छे से हेलमेट पहनो, 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट पहनो, और एक मिनिमम स्पीड में ही चलाइए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि एकदम तेज़ चलाइए, आराम से चलाइए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। ये आप आम ज़िंदगी में अगर फॉलो करते हो तो खुद का जान तो आप बचाओगे ही, सामने वाला कई लोगों की जान भी बचाओगे। कई बार आप ऐसे देखते हो कि रोड एक्सीडेंट जो होती है ना वो खुद की गलती से नहीं जाती है, दूसरे की गलती से ही जान चले जाती है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा और इन सारी बातों को। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की लेसन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।